हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया था और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो बात करता है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब अगर आपने पहले से चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे कंप्लीट कीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तब आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आपके सब बाउंसर जाने वाला है, कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग, इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कि शॉर्ट रन क्या होता है। देखो, आपने 11th में पढ़ा है शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में, आप पढ़ के आ चुके हैं। शॉर्ट रन क्या होता था कि ऐसा टाइम पीरियड जहां पे आप अपने आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन को चेंज कर सकते थे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस लाके। ठीक है, यानी कि आपके शॉर्ट रन में क्या होता था, कुछ फैक्टर वेरिएबल, कुछ होते थे हमारे फिक्स। ठीक है, और एक होता था लॉन्ग रन जिसमें सारे ही फैक्टर वेरिएबल हो जाते थे। अब यहाँ पे ना बात हो रही है कि हमें ना इक्विलिब्रियम निकालना है। कौन से? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन मतलब कि हमारे यहाँ पे ना कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जिन्हें हम अज्यूम करके चलेंगे ये कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड है, और कुछ फैक्टर ऐसे होंगे कि हम इन्हें मान के चलेंगे ये वेरिएबल यानी कि ये चेंज होते रहेंगे। अगर ये वेरिएबल फैक्टर में चेंज हुआ तो हमारा फाइनल आउटपुट में चेंजेस यानी कि प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो मतलब हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम निकालना है शॉर्ट रन में। अब अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो इक्विलिब्रियम एक बार याद दिला दे, तो इक्विलिब्रियम क्या होता था, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप अब कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहोगे, यानी कि स्टेट ऑफ नो चेंज। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो शॉर्ट रन के लिखा है अकॉर्डिंग टू कीन्स। अब ये कीन्स क्या थे? कीन्स थे एक हमारे ना इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया था। हाँ, बट इनके कुछ अजम्पशन बेस्ड पे ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, शॉर्ट रन क्या है? एक ऐसा पीरियड ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। यानी कि एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे कीन, जिन्होंने क्या बोला कि हमारी इकोनॉमी में जो आउटपुट है, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, जो भी आउटपुट है, जो भी प्रोडक्शन होगी, उसमें टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं होगा। मतलब हम क्या मान के चलेंगे? टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है अगर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो आउटपुट में भी चेंज होगा, यानी कि प्रोडक्शन में भी चेंज होगा। तो बट कीन्स ने क्या बोला कि हम ये मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि शॉर्ट रन में क्या होगा कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो हमारा आउटपुट किस तरह से चेंज होगा? आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब कि हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। यानी कि हम जितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा कि कीन्स ने क्या बोला कि शॉर्ट रन में क्या होगा, हमारा आउटपुट चेंज हो सकता है बस किसकी वजह से? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। बट अगर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो सकता। हमने क्या माना है? टेक्नोलॉजी क्या है? कॉन्स्टेंट। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या पता लगा? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा आउटपुट, जितनी कम एम्प्लॉयमेंट उतना कम आउटपुट। ठीक है, अब देखो जो कीन्स की थ्योरी थी एग्जैक्टली क्या थी? 1-to-1 रिलेशनशिप होता है किसमें? आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में। यानी कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट और जो आउटपुट है उसमें 1-to-1 रिलेशन है। 1-to-1 रिलेशन मतलब होना कि आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी अगर आउटपुट बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा। इतना क्लियर? ठीक है, और टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी कॉन्स्टेंट, जो अभी हमने बात करी। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंगली आउटपुट यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जीडीपी कैन नॉट बी इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब देखो हमारी कंट्री में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं होता कि कंट्री में जितने लोग हैं उन सबको काम दे दो। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है हमने उन सबको काम दे दिया। इतना क्लियर हुआ? अभी बस फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में इतनी जानकारी लो, क्योंकि 9 चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बात करनी है। ठीक है, डिटेल में बात करनी है। तो मतलब क्या होगा कि हमारी कंट्री में एक लिमिट तक एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। यानी कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं अगर हम सबको पूरी तरह यूटिलाइज कर लें तो हम क्या बोलेंगे? हमारे कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। और अगर एक टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया तो मतलब क्या है कि हमारे सारे रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइज हो चुके हैं। अब हमारे पास और रिसोर्सेज है ही नहीं यूज करने के लिए, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या हो जाएगा? हमारा जीडीपी नहीं बढ़ने वाली। ये हमारी कीन्स की थ्योरी थी। तो कीन्स की थ्योरी को फटाफट रिवाइज करते हैं। कीन्स ने क्या बोला? शॉर्ट रन में हमारा प्रोडक्शन चेंज हो सकती है किसकी वजह से? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगी, यानी कि आउटपुट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कम तो आउटपुट कम। इतना क्लियर? टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, और अगर हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा? यानी कि जीडीपी वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना बंद कर देगा। ठीक है, अब देखो जो कीन्स की थ्योरी थी उसे पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशंस थे। अजम्पशंस क्या है? वो एक शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, यानी कि हम लॉन्ग रन की बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे। दूसरा, आपने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि हमने क्या करा था? सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एएसएटी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि हम सिर्फ 2 सेक्टर की बात करेंगे, 3 सेक्टर इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। इतना क्लियर?
और थर्ड क्या है, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है, एएस मतलब आप समझ गए होंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि हम अपनी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में हमेशा क्या होगी, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी इकोनॉमी में। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब क्या है कि हमें जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी हम उतना ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है सप्लाई कम है तो हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं टाइम के साथ। इतना क्लियर हुआ। मतलब हमारी कंट्री में क्या है, एएस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी हम उसे चेंज कर देंगे। तो ये थी हमारी कीन्स की थ्योरी। बस कीन्स की थ्योरी में आपको मेनली 2 या 3 बातें हैं, ठीक है, वो याद रखनी। सबसे पहला, आउटपुट शॉर्ट रन में एम्प्लॉयमेंट की वजह से चेंज होगा, आउटपुट बढ़ा एम्प्लॉयमेंट कम। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने वाली है और उसके कुछ अजम्पशन थे, टू सेक्टर इकोनॉमी है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। आई होप कि आपको इतनी चीजें कीन्स की थ्योरी के बारे में और शॉर्ट रन पीरियड एनालिसिस के बारे में क्लियर हो गई होगी। इसे प्लीज याद करना क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब हमारी जीडीपी की बात करें एक तरह से, ठीक है। इक्विलिब्रियम अचीव यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कब अचीव होगा, सबसे पहला जब हमारी एएस इक्वल हो जाए एडी के। एएस क्या, एग्रीगेट सप्लाई, एडी क्या, एग्रीगेट डिमांड। मतलब हम बोल रहे हैं कि जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी हम बोल देंगे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब आपने 11th में भी देखा होगा कि 11th में भी आप क्या करते थे, डिमांड इक्विलिब्रियम निकालते टाइम जहां पे भी डिमांड और सप्लाई आपस में मीट करते थे वो पॉइंट क्या हो जाता था, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज देखना, ये तो पहली कंडीशन थी, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए एग्रीगेट डिमांड की तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बट एक और कंडीशन होती है, जब सेविंग इक्वल हो जाए इन्वेस्टमेंट के तब भी हम बोलेंगे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। मतलब मैंने इकोनॉमी में 10 रुपए ही सेव करे, 10 रुपए ही मैंने इन्वेस्ट भी करे, तो देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट 10-10 रुपए बराबर हो गई तो हम बोल देंगे यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये देखो हमने बोला एएस इक्वल एडी था। अब देखो आपको मैंने 7 चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी जो सप्लाई होती है वो इनकम के बराबर होती है और इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो हमारा देखो एएस को मैं वाई यानी कि इनकम लिख सकता हूँ, एडी एज इट इज आ गया। इनकम थी कैसे निकलती थी, कंजम्पशन प्लस सेविंग करके। इनकम कैसे होता थी, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो हमने इसे लिख दिया सी प्लस एस। और एडी कैसे निकलता था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट हमें अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे सी प्लस आई यानी कि एग्रीगेट डिमांड में क्या आएगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आएगा। बस इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ भी कंजम्पशन यहाँ भी कंजम्पशन, कंजम्पशन से कंजम्पशन कट हो जाएगा, बचेगा कितना, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन, या तो एएस इक्वल एडी या फिर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इन सच अ स्टेट एक्चुअल स्टॉक। एक्चुअल स्टॉक मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है डिजायर्ड स्टॉक। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं हमारी कंट्री इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल स्टॉक इक्वल है डिजायर्ड स्टॉक के। अब ये एक्चुअल स्टॉक क्या है, डिजायर्ड स्टॉक क्या है। एक्चुअल स्टॉक मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई की प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने की इच्छा कर रहा है। एक्चुअल रिक्वायर क्या होता है, कितनी डिमांड आएगी। अब मान के चलते हैं ये मार्कर है, मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऐसे 10 मार्कर है और मैं चाहता हूँ ये 10 के 10 मार्कर सब बिक जाए। तो मैं 10 मार्कर क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ सेल के लिए। ठीक है, तो ये ना 10 मार्कर का जो क्या होगा मेरे पास स्टॉक होगा। बट सामने से मैंने देखा मेरे पास ना लोगों ने 8 मार्कर खरीद लिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक्चुअल स्टॉक कितने का था, 10 का था। खरीदे कितने लोगों ने, 8 के। मतलब मुझे जरूरत कितने की थी, 8 मार्कर की जरूरत होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिजायर्ड स्टॉक मेरी डिजायर्ड स्टॉक कितना है, मुझे चाहिए कितना था, 8 मार्कर। एक्चुअल में कितने हैं, 10। तो एक्चुअल स्टॉक जो 10 मार्कर थे वो क्या हुआ, सप्लाई। 8 मार्कर डिजायर्ड थे यानी कि हमें वो चाहिए थे, जो लोगों ने डिमांड करी सामने से, वो क्या हुआ, हमारी एग्रीगेट डिमांड। इतना क्लियर। एक्चुअल स्टॉक क्या होगा आपका, सप्लाई। डिजायर्ड स्टॉक क्या होगा आपका, डिमांड। तो और ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज देखो, अब जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों बराबर हो जाए कि मैं यार 10 मार्कर बेचना चाहता हूँ, सामने लोगों ने 10 मार्कर ही खरीद लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सप्लाई ज्यादा हो जाए। सप्लाई ज्यादा कैसे होगी, मैं 10 मार्कर खरीद बेचना चाहता हूँ, लोगों ने 8 खरीदे, तो 2 की सप्लाई ज्यादा है, 2 यूनिट की सप्लाई ज्यादा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 10 बेचना चाहता हूँ, मैंने 10 मार्कर सप्लाई करे, बट सामने से लोगों ने बोला कि हम तो 15 मार्कर खरीदना चाहते हैं। मतलब डिमांड कितने की आ गई, 15 की। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स्ट्रा डिमांड आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो अगर इन केस एएस यानी कि एक्चुअल स्टॉक ज्यादा हो जाए एडी यानी कि डिजायर्ड स्टॉक से, यानी कि मैं 10 मार्कर बेचना चाहता हूँ, लोगों ने डिजायर्ड यानी कि अपनी इच्छा दिखाई खरीदने के लिए 8 मार्कर की, तो मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक्चुअल मार्कर कितने, 10।
डिजायर्ड यानी कि सामने से खरीदने की इच्छा कितने की है, डिमांड कितने की है, 8 मार्कर की। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। तो अब ऐसे में होगा क्या, जो भी प्रोड्यूसर है जो भी सप्लाई कर रहा है उसे लॉस को क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, लॉस सफर करेगा ड्यू टू अनसोल्ड स्टॉक। अब ये रीजन जरूर याद करना कि अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, बट किसकी वजह से, अनसोल्ड स्टॉक की वजह से होगा। यार मैं 10 बेचना चाह रहा हूँ, 10 मार्कर बेचना चाहता हूँ, सामने से लोगों ने 8 खरीदी, तो 2 मार्कर का मुझे लॉस हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा बट अनसोल्ड गुड्स की वजह से। ठीक है, अगर हमारा ऐसा होता है कि एएस कम है एडी से, यानी कि हमारा जो एक्चुअल स्टॉक है वो कम है और डिमांड ज़्यादा आ गई, यानी कि डिजायर्ड स्टॉक ज़्यादा है। मतलब मैं 10 मार्कर बेचना चाहता था, लोगों ने 15 की डिमांड कर दी, तो डिजायर्ड होना कितना चाहिए था, 15। मेरे पास एक्चुअल कितना है, सप्लाई कितनी है, 10 की। तो यहाँ पे देखो हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है। अब एक चीज़ बताना, मैं जितना बेचना चाहता हूँ लोग सामने से उससे ज़्यादा खरीदने की इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बट मेरे पास सप्लाई तो लिमिटेड है। तो मैं क्या कहते हैं, जितने मेरे पास लिमिटेड सप्लाई है उसको तो बेच सकता हूँ, बट जो एक्स्ट्रा डिमांड लोग कर रहे हैं उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा, किसकी वजह से, अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से। सिंपल सी बात है, मैंने 10 मार्कर बेचना चाहा, सामने से लोगों ने 15 मार्कर खरीदने की इच्छा जताई, तो मैं 10 मार्कर बेच के अपना तो प्रॉफिट कर लूंगा, बट जो एक्स्ट्रा 5 मार्कर बेच के मैं प्रॉफिट कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा। क्यों, अनफुलफिल्ड डिमांड, क्योंकि मैं वो डिमांड पूरी ही नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे इसलिए क्या होगा, प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, लॉस सफर करना पड़ेगा ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड। मतलब आपको इतना याद रखना है, अगर एएस एडी आपस में बराबर तो इक्विलिब्रियम आ गया, बट अगर ऐसा हो रहा है कि एएस कम है, एडी ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, मतलब एक्चुअल स्टॉक कम है, डिजायर्ड स्टॉक ज्यादा है, तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर को लॉस तो होगा, बट रीजन अनफुलफिल्ड डिमांड। एग्जाम में रीजन जरूर लिखना, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से। बट अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है, तो ऐसे में क्या होगा कि प्रोड्यूसर को लॉस तो होगा बट अनसोल्ड स्टॉक की वजह से लॉस होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जो अगला आता है वो आता है एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट है क्या। अब हमेशा याद रखना, ये एक्स एंड एंड आ रहा है ना, इसका मतलब होता है एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट करना कि हम कितना करेंगे, हम अपनी इच्छा कितनी दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्स एंड सेविंग यानी कि इसका मतलब क्या होता है, डिजायर्ड और प्लान सेविंग, यानी कि हमने कितना सोच के चले कि हम फ्यूचर में इतनी सेविंग करेंगे। ठीक है, या इतनी हम इच्छा करें कि हम इतना सेव करके चलेंगे, तो वो क्या होता है, एक्स एंड सेविंग। और ऐसे ही एक्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा कर रहे हैं, वो क्या हुआ, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये तो क्या था ना, एक्स एंड मतलब होता है एंटिसिपेट, हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कितना करेंगे, बट एक्चुअल में भी तो कुछ होगा ना। तो वो जो एक्चुअल में क्या होता है उसको बोला जाता है एक्स पोस्ट होना। ठीक है, तो अगर एक्स पोस्ट लिखा है कहीं तो समझ जाना है एक्चुअल में कितनी सेविंग हुई, और अगर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट लिखा है तो समझ जाना है एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैं साइड में थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो आपको ना अगर डिमांड के हमने इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन देखी, ए इज इक्वल एडी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब एग्जाम में हो सकता है कि ना वो आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम तो ना दे, बट ये ऐसे दो केस पूछे, अगर सप्लाई का ज्यादा है डिमांड कम है तो क्या होगा, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा। अब ना वो होगा कि क्या होगा कि एएसएडी ना लिख के वो ऐसे एक्चुअल स्टॉक डिजायर्ड स्टॉक लिखा, तो मतलब अगर एएस इक्वल एडी वाली सिचुएशन है तो वो इसको डायरेक्ट एएसएडी ना लिख के वो एएस को क्या लिख देगा, एक्चुअल स्टॉक, और ये क्या लिखेगा, डिजायर्ड स्टॉक। ठीक है, बट एक हमने दूसरी, ये तो पहली कंडीशन थी, और अगर दूसरी कंडीशन है कौन सी, सेविंग इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो वो ऐसे में क्या हो सकता है ना कि आपको डायरेक्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट ना दे, वो क्या बोलेगा कि एक्स एंड सेविंग, यानी कि हम कितनी इच्छा कर रहे हैं हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्स पोस्ट सेविंग कि हम इतनी इच्छा कर रहे हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ना एक्स एंड सेविंग, ये कौन सी है, एंटिसिपेट वाली, और ये क्या है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अगर वो क्या करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट के एक्स एंड सेविंग, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट दे देंगे, और याद रखना अगर लिखा है एक्स एंड तो मतलब एंटिसिपेट कि हम सोच रहे हैं फ्यूचर में इतना होगा, बट अगर उन्होंने लिख दिया एक्स पोस्ट तो एक्चुअल में कितना हुआ। इतना क्लियर हुआ। तो आई होप कि आपको
एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की बेसिक नॉलेज तो मेरे को ही होगी। अब क्या करते हैं, इनके बाद ग्राफ और देख लेते हैं कि ग्राफ में कैसे प्लॉट होगा, और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम को आखिर डिटरमाइन कैसे करें। हमने इक्विलिब्रियम निकालने की दो कंडीशन देखी। सबसे पहले क्या है, एएस एडी अप्रोच। अगर एएस इक्वल हो गया एडी के, यानी कि सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गई एग्रीगेट डिमांड के, तो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। दूसरी हमने क्या देखी, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट वाली। अब सबसे पहले बात करेंगे कि एएस इक्वल एडी वाली अप्रोच की, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहली अप्रोच बोलती है अगर सप्लाई इक्वल हो गई डिमांड की तो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब इसमें एक चीज देखना, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है कि हमें देखना है कि ये हमारी इनकम हो गई, ठीक है, और इनकम क्या होगी सप्लाई के बराबर, यहाँ हमारा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को प्लस करके क्या आ रही है हमारी एडी। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जिस भी पॉइंट पे हमारे जो इनकम यानी कि एग्रीगेट सप्लाई है वो अगर बराबर हो जाए किसके, एग्रीगेट डिमांड के, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो अब देखोगे कि आप नीचे से मतलब ऐसे जैसे नीचे जाओगे तो एक जब हमारी सप्लाई यानी कि इनकम अगर हमारी 100 है तो हमारी जो डिमांड है वो भी कितनी है, 100। तो हम बोल देंगे कि इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम अचीव। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। बट हमने 7 चैप्टर में ना एक चीज और देखी थी कि जब हमारी इनकम या फिर आप एक तरह से सप्लाई बोल सकते हो, अगर इनकम हमारा कंजम्पशन के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते थे, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखोगे कि एक पॉइंट पे आके ना इनकम और कंजम्पशन भी बराबर हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने यहाँ पे ये ग्राफ में भी दिखाया है, प्लीज ग्राफ में याद रखना। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप ये ऐसे ग्राफ को नंबर प्लॉट करके पूरा बनाओ। अगर आप ये जितनी भी ग्राफ कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, अगर वो शेप भी सही दिखाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट की लाइन स्ट्रेट लाइन होकर जाएगी। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था जब 7 चैप्टर करा था हमने। जो हमारी इनकम की लाइन होगी वो ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई जाएगी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर वो एंगल कितने का बनाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने ना इनकम की लाइन से थोड़े से ऊपर से क्या होगा, हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो सॉरी इन्वेस्टमेंट की लाइन से थोड़े से ऊपर हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट 20, कंजम्पशन हमारा 30, तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। अब देखो कंजम्पशन यहाँ से स्टार्ट होगा और वो इंक्रीज होता चल जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट पे आके उसने क्या करा, इनकम को कट कर दिया। तो जिस पॉइंट पे वो इनकम को कट करेगा ना उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। बट हमारी जो एडी की लाइन है जो कंजम्पशन से भी ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो कंजम्पशन 30 एडी 50 है, तो ऑब्वियसली बात है वो कंजम्पशन के ऊपर से स्टार्ट होगी। जिस पॉइंट पे हमारी जो एडी की लाइन है वो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि इनकम को कट करेगी, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया पॉइंट बी, उसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। एग्जाम में इस चीज में कंफ्यूजन हो सकती है कि इक्विलिब्रियम कब अचीव हो रहा है, जब सप्लाई इनकम इक्वल हो रहे हैं तो ब्रेक इवन आएगा, ठीक है। सॉरी, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो रहे हैं तो हमारा ब्रेक इवन आएगा। बट जब एडी और इनकम या फिर सप्लाई बोलो, एडी और सप्लाई इक्वल हो रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में ना वो ये सब नहीं पूछेगा, वो पूछेगा अगर हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से तो क्या होगा, अगर हमारी सप्लाई कम हो जाए डिमांड से तो क्या होगा, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्लीज इन्हें अच्छे से करना। यहाँ तो मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिलेगी वहाँ पे ये डिटेल में लिखा हुआ कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, तो उसे जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। अब देखो अगर हमारी सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से, तो खुद सोचना, देखो हमारी सप्लाई ज्यादा यानी कि हमारी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, तो ऐसे में होगा क्या कि हमारा जो माल है, जो भी हम सब प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसमें से कुछ माल बिना बिका रहेगा, ठीक है, क्योंकि जितना डिमांड आ रही है हम उतना तो बेच पाएंगे, बट जितना हमने एक्स्ट्रा सप्लाई करा वो तो अनसोल्ड रह जाएगा। अब एक चीज बताओ, प्रोड्यूसर का अगर माल बिकेगा नहीं तो उसे नुकसान होगा, ठीक है। और नुकसान क्यों होगा, अनसोल्ड गुड्स की वजह से। सब मतलब क्या होगा कि सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा ड्यू टू अनसोल्ड गुड्स। ये रीजन जरूर याद रखना कि अगर एमसीक्यू वगैरह में हम दे सकते हैं कि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा, उसका रीजन बताओ, तो अनफुलफिल्ड डिमांड मत कर देना, अनसोल्ड गुड्स, ठीक है। अब देखो जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा ना, प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। मतलब क्या हुआ, देखो अभी मुझे पता है मेरी सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड कम आई, तो जिसकी वजह से कुछ माल बिना बिका रह गया, तो अगले साल जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मैं प्रोडक्शन कम करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ माल बना हुआ रखा है, तो मैं पहले उसे खत्म करना चाहूंगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रोडक्शन कम करी जाएगी। और प्रोडक्शन कब तक कम करी जाएगी, जब तक एएस इक्वल एडी ना हो जाए। आई होप कि आपको एएस अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से तो तब क्या होगा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एक दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर हमारी सप्लाई कम हो डिमांड ज्यादा हो जाए, भाई मैं बेचना चाहता हूँ 10 मार्कर, लोगों ने खरीदने के लिए बोल दिया हम तो 15 लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, अगर सप्लाई कम है डिमांड से तो ऐसे में क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक यानी कि बाद जितना हमारे पास माल है वो तो बिक जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, बट प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्यों, ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड। यार मैं ज्यादा बेच सकता था बट मैं नहीं बेच पाया क्योंकि मेरे पास सप्लाई नहीं थी,
जिसकी वजह से मुझे नुकसान होगा ना, तो किसकी वजह से नुकसान हो रहा है? अनफुलफिल्ड स्टॉक। तो याद रखना एग्जाम में अगर ये बोल दिया जाए सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड स्टॉक की वजह से या फिर अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है यार पिछले साल मैंने क्या उसे सप्लाई कम पड़ गई थी, डिमांड ज़्यादा की सप्लाई कम, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेगा, जिससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई बैलेंस हो जाए। और वो कब तक करेगा ऐसा? जब तक AS/AD बराबर ना हो जाए। मतलब अल्टीमेटली गोल क्या है कि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, हमें सप्लाई डिमांड बराबर करनी है। तो एग्जाम में आपको बस ये पूछेगा कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से या सप्लाई कम है डिमांड से, तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रोड्यूसर उस चीज़ को ठीक कैसे करेगा और इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे नोट्स में लिखी हुई है, प्लीज़ उसे रेफर करके जाना, एग्जाम में आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। चलो अब बात करेंगे कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक सिंपल टेबल बनाई हुई है कि हमने देखा इनकम दी है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट हमारी आपको पता है कॉन्स्टेंट रहनी है, और सेविंग हमने कैलकुलेट करी है। इनकम पता है आपको, कंजम्पशन पता है, आप सेविंग निकाल सकते हो कैसे, इनकम कैसे निकलती थी, कंजम्पशन प्लस सेविंग करके। अब आपको यहाँ पे इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, तो आप सेविंग निकाल सकते हो इनकम माइनस कंजम्पशन करके, कि देखो इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा, 0 माइनस 30 की सेविंग आ गई, 20 माइनस 40 माइनस 20 की सेविंग, 40 माइनस 50 माइनस 10 की सेविंग, 60 माइनस 60, यानी कि हमारी क्या आ रही है, सेविंग 0। और मैंने आपको बोला था कि जिस पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन इक्वल होता है, देखो कंजम्पशन इक्वल होता है किसके, इनकम के, 60 इक्वल, तो मतलब सेविंग कुछ है नहीं, और इसी पॉइंट को क्या बोलते थे, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद देखो इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा, सेविंग कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, सिंपल सी बात। इसी चीज को हमने ग्राफ में प्लॉट करा, और हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेविंग का ग्राफ होता है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, और नेगेटिव भी कहाँ से, जितना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितना कंजम्पशन पॉजिटिव होता है उतना ही सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। हमने नेगेटिव से ग्राफ स्टार्ट करा, जिस पॉइंट पे सेविंग 0 उसको क्या बोला, ब्रेक इवन, और जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट को कट करेगी उसको क्या बोला, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब जैसा हमने AS/AD में देखा था कि अगर सप्लाई ज़्यादा डिमांड से तो क्या होगा, सप्लाई कम डिमांड से तो क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा कि अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से तो कब क्या होगा, तो क्या होगा। देखो अब सबसे पहली कंडीशन आती है सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा। अब इसके ऊपर ना पहले एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद इसके एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट में तो क्या होगा कि फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस, यानी कि जो सेविंग की मदद से, एस को क्या बोला, सेविंग की मदद से जो हमारे खर्चे में कमी आ रही है वो ज़्यादा है राइस इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। अब ये लाइन समझने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, एक बार इसे पूरा रीड करते हैं, उसके बाद में एक एग्जाम्पल की मदद से इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। विच इंडिकेट एडी या AE एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है कि हमारी सेविंग ज़्यादा, अब देखो हमारी इनकम के दो कंपोनेंट कंजम्पशन और सेविंग, हमारी सेविंग ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, कंजम्पशन पे खर्चा कम होगा, कंजम्पशन पे खर्चा मतलब क्या होगा, इकोनॉमी में डिमांड कम जनरेट होगी, और अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम जनरेट होगी तो जितनी हम सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जितना खर्चा होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सम गुड्स क्या होंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे, प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा, किसकी वजह से, अनसोल्ड गुड्स की वजह से, और प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। अब देखो प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है मतलब सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो इनकम भी कम होगी, क्योंकि सप्लाई और इनकम बराबर होते हैं, और इनकम जितनी कम होगी ना, इनकम के फिर दो हिस्से निकलेंगे, कंजम्पशन और सेविंग, पर इनकम कम तो सेविंग भी कम, और ये कब तक कम होगी, जब तक हमारी सेविंग इक्वल हो जाए इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। अब इस चीज़ को ना देखो थ्योरी में पढ़ना तो सिंपल है, मैं बोल दूँ रट के चले जाओगे, बट एग्जाम्पल के थ्रू एक बार इसे समझते हैं ताकि ये समझ आए कि ये पहली लाइन क्या लिखी है, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज राइट मोर देन राइस इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पहला वाला एग्जाम्पल देखना, हमने क्या बोला, इनकम हमारी क्या है 100, ठीक है, सेविंग कितनी 50, इन्वेस्टमेंट कितनी 10, और कंजम्पशन कितना 50, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो इनकम होगी वो AD के बराबर होगी। इनकम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा केस क्या है, मोर देन वाला, पहले वाले को देखना मोर देन वाला, तो हम यहाँ पे ना मोर देन को यूज करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ भी मोर देन ही ले लेते हैं, ठीक है। अब AD को कैसे लिख सकते हैं, C प्लस एस, सॉरी AD को कैसे लिखेंगे, C प्लस आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इनकम को कैसे लिख सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, AD को कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज देखो, हमने क्या बोला यहाँ पे एग्जांपल में, कंजम्पशन कितना 50 प्लस सेविंग कितनी 50, मोर देन कंजम्पशन कितना 50, इन्वेस्टमेंट कितनी
10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमने बोला था इनकम पूरी की पूरी 100, कंजम्पशन के 50, सेविंग के 50 मिलके हमारा जो इनकम हो गई वो 100 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा है, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस, यानी कि हमारा जो खर्चा है सेविंग की वजह से कम हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं सेविंग ना करता तो मेरी इनकम 100 रुपये थी, वो पूरा का पूरा कंजम्पशन पर खर्च होता। बट मैंने 50 रुपये सेव करे, जिसकी वजह से 100 रुपये का जो खर्चा हो सकता था वो 50 रुपये से कम हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है ना, मेरे पे 100 रुपये, अगर मैं सेविंग ना करता मैं 100 के 100 खर्च कर देता, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे 50 रुपये की सेविंग कर ली, जिसकी वजह से मेरा 50 रुपये से खर्चा क्या हुआ, कम हो गया। यानी कि मेरा जो 50 रुपये से खर्चा कम हो गया। साइन मत देखना, मतलब कम ज़्यादा वाला साइन मत देखना, बस कितनी वैल्यू वैल्यू कितनी आ रही है वो देखना। यानी कि हमारा जो खर्चा है वो 50 रुपये से कम हुआ। इतना क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या बोला यहाँ पे देखा, अब कंजम्पशन तो 50 ही है इस साइड में, ठीक है। बट आपको पता है हमारा जो एक्सपेंस होता है, यानी कि जो डिमांड होती है या एक्सपेंडिचर होता है, उसमें हमारे दो कंपोनेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे खर्चे में क्या क्या आएगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हमारा कंजम्पशन का खर्चा 50 रुपये, इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का खर्चा है। अगर इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा तो टोटल खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, कंजम्पशन 50 का खर्चा, इन्वेस्टमेंट जुड़ी 10 से, तो यहाँ पे जो हमारा खर्चा है, टोटल खर्चा, उसमें इंक्रीज कितने से हुआ, 10 से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन दोबारा पढ़ो, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस, यानी कि सेविंग की वजह से एक्सपेंडिचर में कमी कितने से आई, 50 से। हमें साइन मत देखो, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, बस ये देखो कंप्लीट वैल्यू। सेविंग की वजह से हमारे खर्चे में कमी कितने की, 50 की। पहले 100 का हो सकता था, बट अब हुआ कितना, सिर्फ 50 का, क्योंकि 50 रुपये हमने सेव कर लिए। और वही इन्वेस्टमेंट की वजह से टोटल खर्चे में इंक्रीज कितने का हुआ, 10 का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला है, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस, यानी कि सेविंग की वजह से खर्चा तो 50 से कम हो रहा है, वो ज्यादा है किससे, राइस इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। देखो 50 से खर्चा कम हुआ और इन्वेस्टमेंट की वजह से खर्चा बढ़ा कितने से, सिर्फ 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बोला कि जो सेविंग की वजह से जो खर्चा कम हो रहा है वो ज्यादा है, 50 से कम हो रहा है, किससे, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो खर्चा बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज कितने का आ रहा है, सिर्फ 10 का चेंज आ रहा है। तो सेविंग की वजह से 50 का चेंज, इन्वेस्टमेंट की वजह से 10 का चेंज। तो पहली लाइन यही बोल रही है, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस मोर देन राइस इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा तो क्या होगा कि सप्लाई, ऑब्वियसली बात है, जितना माल बिकना चाहिए था, जितनी सप्लाई होगी वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, माल हमारा बिना बिका रह जाएगा, अनसोल्ड गुड्स होंगी प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा। प्रोड्यूसर को लॉस होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगले साल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा। प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज तो इनकम डिक्रीज, इनकम डिक्रीज तो सेविंग डिक्रीज होगी। इतना क्लियर हुआ। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी सेविंग कम होते होते इन्वेस्टमेंट के बराबर ना आ जाए। तो आई होप कि आपको ये पहला केस, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड केस भी ऐसा ही है, अब इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेन सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, अगर हमारी सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल बनाया, देखो पहली लाइन में सेम रहेगी बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। फॉल इन एक्सपेंस थ्रू एस, यानी कि हमारा सेविंग की वजह से जो खर्चे में कमी हो रही है ना, वो कम है किससे, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो खर्चा बढ़ रहा है। मतलब सेविंग की वजह से जो खर्चा कम हो रहा है वो कम है, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो खर्चे में चेंज आ रहा है उससे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड वाले केस के लिए, इनकम हमारी 100, सेविंग हमारी 10, इन्वेस्टमेंट 50 और कंजम्पशन हमारा 90 का। मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, वाई, हमारा केस कौन सा चल रहा है, ज्यादा वाला, वाई ज्यादा है एडी के। वाई को कैसे लिखेंगे, सी प्लस एस, ज्यादा है एडी यानी कि सी प्लस आई। अब वैल्यू पुट करो, 90 प्लस 10, टोटल सेविंग इनकम 100 की हो गई, 90 प्लस इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 50 की। अब यहाँ देखो, मैं अगर सेविंग ना करता तो टोटल कितना खर्चा होता, 100 रुपये का, बट मैंने 10 रुपये की सेविंग करी तो मेरा खर्चे में कितने का खर्चे में कितने से डिक्रीज हुआ, या बोल सकता हूँ चेंज आया, 10 से। वही दूसरी साइड आओ, कंजम्पशन कितने का, 90 का। मैं अब देखो इन्वेस्टमेंट की जुड़ते ही हमारा टोटल खर्चा बढ़ेगा, कंजम्पशन भी खर्चा बट इन्वेस्टमेंट भी तो खर्चा है ना, तो टोटल खर्चे में तो इंक्रीज आएगा। पहले 90 का होता था, इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे टोटल खर्चे में कितने का इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे टोटल खर्चे में कितने से चेंज आया, 50 से चेंज आया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे ना कम ज्यादा वाले साइन मत देखो, बस यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू देखो। सेविंग की वजह से खर्चे में चेंज आ रहा है 10 का, इन्वेस्टमेंट की वजह से खर्चे में चेंज आ रहा है 50 का। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फॉल इन एक्सपेंस थ्रू एस, यानी कि सेविंग की वजह से जो खर्चा कम हो रहा है वो वैल्यू में क्या है, कम है, किससे, राइस इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। सेविंग की वजह से 10 का चेंज, इन्वेस्टमेंट की वजह से 50 का चेंज। आई होप कि आपको ये पहली लाइन समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अब खर्चा ज्यादा हो रहा है, सेविंग कम है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा,
जितनी क्या कहते हैं, जितनी सप्लाई होगी वो तो पूरी हो जाएगी, बट हमारी इकोनॉमी में खर्चा ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, सप्लाई कम रह जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसा है, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो हमारा जो प्रोड्यूसर होगा उसको लॉस होगा। लॉस का रीज़न क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा या एक्स्ट्रा डिमांड आएगी वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सप्लाई हमारी कम रह जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये वाली तो लाइन आपको समझ में आ गई होगी। एडी इज मोर देन व्हाट इज नीडेड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमारी कंट्री में जितनी सप्लाई है और उनको गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी सप्लाई उसे परचेज करने के लिए जितना खर्चा करना चाहिए उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एडी ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा। रीजन अनफुलफिल्ड डिमांड। और प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगले साल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। अब सिंपल सी बात है यार, उसे पता है कि पहले सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा आ गई, तो वो अगले साल क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब जब भी प्रोडक्शन करेगा वो ज़्यादा बनाना चाहेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा तो सेविंग भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, और सेविंग को इंक्रीज करा जाएगा कब तक, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर ना हो जाए। अब देखो अल्टीमेट मोटिव हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव करना। अगर कम ज़्यादा का कोई भी केस है, एंड में आपको ये बराबर करके दिखाना पड़ेगा, और इनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, नीचे नोट्स में मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं वहाँ से प्लीज़ रीड करके जाना कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। इतना क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए ना इतना ही रखेंगे, मैं सोचा था वन शॉट कंप्लीट करूँगा, बट ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अब जो इसमें अगला टॉपिक बचता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो वो उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आप बस इतना करो, ये जितना मैंने लिखवाया आपको इसे नोट्स करो, एक बार रिवाइज करो, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।